पति काम के लिए दूर गया और पत्नी घर पर ससुर से गर्भवती हो गई। 1 साल बाद एक भयानक रहस्य के कारण पूरा परिवार बिखर गया। ये कहानी उन बिखरे हुए टुकड़ों से जोड़ी गई है जो उत्तरी भारत के एक परिवार को संकट में डालने वाली एक घटना के बाद बचे थे। एक रहस्य जो 1 साल से भी ज्यादा समय तक दफन रहा, जब तक कि वो परिवार के खाने की मेज पर एक बम की तरह फट नहीं गया। और आज उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर हम आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश कर रहे हैं जिस पर शायद कोई विश्वास नहीं करना चाहेगा। रोहन एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था जिसे उसकी कंपनी ने 14 महीने के लिए यूरोप में एक प्रोजेक्ट पर भेजा था। जिस दिन वो गया, उसकी पत्नी मीरा, एक 23 साल की भोली भाली लड़की, अपने ससुर ओम प्रकाश के साथ गांव में ही रह गई, जो लगभग 80 साल के थे और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले रहते थे। गांव के आखिर में बना 3 कमरों का पुराना सा घर, जहां से सुबह सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और रात में केले के बगीचे से गुजरती हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। कोई बड़ी स्क्रीन वाला टीवी नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस 2 इंसान, एक बूढ़ा और एक जवान, 2 अलग अलग पीढ़ियों में जी रहे थे। लेकिन धीरे धीरे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के जरिए एक दूसरे में घुलने लगे। मीरा एक युवा पत्नी थी जो कभी अपने पति से दूर नहीं रही थी। वो ओम प्रकाश के लिए खाना बनाती, दवाइयां देती, वो घर के हर कोने को साफ करती जो यादों से भरा हुआ था। शुरुआत में ओम प्रकाश दूरी बनाए रखते थे, लेकिन समय ने सब कुछ नरम कर दिया, उनके दिल को भी और मीरा की नजरों को भी। एक रात बारिश हो रही थी और बिजली चली गई। मीरा एक लालटेन लेकर अपने ससुर के कमरे में गई। टिमटिमाती रोशनी में ओम प्रकाश की परछाई दीवार पर बूढ़ी और कांपती हुई दिख रही थी। उस पल में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाथों का वो छोटा सा स्पर्श ही सीमाओं को लांघने के लिए काफी था। रोहन हर हफ्ते वीडियो कॉल करता था। मीरा मुस्कुराकर हर सवाल का जवाब देती और किसी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। फिर एक दिन मीरा को सुबह उल्टियां होने लगीं, उसका मिजाज बदलने लगा और फिर एक चौंकाने वाली खबर आई, वो गर्भवती थी। एक ऐसा बच्चा जिसका पिता अज्ञात था, जिसका स्रोत अज्ञात था। बस इतना पता था कि जब से वो बच्चा पैदा हुआ, पूरा परिवार यादों और अतीत के टुकड़ों में बिखर गया। एक सुसाइड नोट, एक तोका करने वाली कॉल, एक डीएनए रिपोर्ट, और ये सब एक ऐसी चीज से शुरू हुआ जो हानि रहित लगती थी। पति अपनी पत्नी और पिता को एक ही छत के नीचे छोड़कर दूर काम करने गया था। रोहन के जाने के बाद पहले महीने में मीरा एक परछाई की तरह जी रही थी। वो सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, घर साफ करती, कपड़े धोती और फिर धूप से भरे आंगन को देखती रहती। दिन बिना किसी घटना के बीत रहे थे, लेकिन उनमें कोई खुशी भी नहीं थी। ओम प्रकाश, उससे धन्यवाद, वहां रख दो, मैंने खा लिया, जैसे छोटे वाक्यों के अलावा कुछ नहीं कहते थे। उन्हें अकेले रहने की आदत थी और मीरा की मौजूदगी कभी कभी उन्हें असहज कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे बहू की कोमल और खामोश देखभाल ठंडी पत्थर की दीवारों में सुबह की गर्मी की तरह समाने लगी। एक दोपहर मीरा ने ओम प्रकाश के कमरे का दरवाजा खटखटाया। हाथ में गर्म दलिया का कटोरा था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मेज पर रख दिया, उन्हें चम्मच से खाते हुए देखा और फिर चुपचाप बर्तन उठा लिए। जब वो मुड़ी तो उन्होंने धीरे से कहा, मीरा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मीरा रुक गई, बिना मुड़े मुस्कुराई। मैं बस वही कर रही हूं जो रोहन की पत्नी को करना चाहिए। इस जवाब ने ओम प्रकाश को उस रात चुप करा दिया। उन्होंने टीवी नहीं चलाया, किताब नहीं पढ़ी। वो खिड़की के पास बैठे रहे, पड़ोसियों के घर की रोशनी को बाढ़ के पार टिमटिमाते हुए देखते रहे। कितने समय से उनके घर में कोई औरत नहीं थी। कितने समय से उन्होंने रसोई से गर्म सूप की महक, बर्तनों की खनक या बुखार में माथे पर रखे हाथ की गर्मी महसूस नहीं की थी। मीरा नहीं जानती थी, लेकिन उसके छोटे छोटे काम उनके अंदर के उस हिस्से को जगा रहे थे जिसे वो मरा हुआ समझ बैठे थे। एक और शाम अचानक बारिश होने लगी। मीरा आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों पर गिर पड़ी।
जोर की आवाज सुनकर ओम प्रकाश बाहर भागे। उन्होंने घबराकर उसे उठाया और मूसलाधार बारिश में घर के अंदर ले गए। वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर पाई, बस महसूस किया कि उनकी बाहें कांप रही थीं, लेकिन मजबूत और स्थिर थीं। जब उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटाया तो दोनों की आंखें एक लंबे खामोश आलिंगन की तरह एक दूसरे से मिलीं। किसी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन कुछ बदल गया था। उनके बीच की अदृश्य दीवार में एक छोटी सी दरार आ गई थी। उस रात मीरा दीवार की ओर मुंह करके तकिया गले लगाकर लेटी रही। उसके मन में शर्म या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी उलझन थी जैसे किसी ने चुपके से उसके दिल को उसकी पुरानी कक्षा से खींच लिया हो। बाहर बरामदे में बारिश अभी भी हो रही थी। मीरा के गिरनी के दिन से ओम प्रकाश उसे एक अलग नजर से देखने लगे। अब वो एक ससुर की बहू पर नजर नहीं थी, बल्कि एक खामोश सतर्क ध्यान था, जिसमें एक अनकहा अपराध बोध मिला हुआ था। उन्होंने खुद को दूरी बनाए रखने की याद दिलाई। वो एक शिक्षक थे। उन्होंने कितनी ही पीढ़ियों को नैतिकता और मर्यादा सिखाई थी, लेकिन जब रात होती तो वे शब्द खाली कमरे में बेमतलब की गूंज बन जाते। उस दिन जब उनके हाथ मीरा की पीठ से छुए थे तो एक नए लड़के की तरह शरीर में जो कंपकपी उठी थी, उसने उन्हें हैरान कर दिया था। वो जवान नहीं थे, लेकिन मरे भी नहीं थे। वो बूढ़ा दिल अभी भी धड़कता था। उसे अभी भी एक औरत की गर्मी याद थी। मीरा अलग थी। उसे नहीं पता था कि उसकी भावनाएं क्या थीं। हर बार जब वो ओम प्रकाश को बरामदे में सोचते हुए देखती तो उसका दिल सिकुड़ जाता, डर से नहीं बल्कि दया से। उस पुराने स्वेटर में उस पतली पीठ के लिए दया, अपनी पत्नी को याद करते समय उन धसी हुई आंखों के लिए दया, और उन शामों के लिए भी जब वो हवा के झोंकों को सुनते हुए बैठते थे, जैसे अतीत से किसी चीज के लौटने का इंतजार कर रहे हों। कुछ शामों में मीरा चाय बनाकर बरामदे में ले आती। वो कुछ नहीं कहती, बस उनके बगल में बैठ जाती। वे दोनों खामोशी और झिंगुरों की आवाज साझा करते। एक बार उन्होंने कहा, पहले रोहन की मां को भी ऐसे ही चाय पीना पसंद था, लेकिन जब से वो गई है मेरे साथ बैठने वाला कोई नहीं रहा। मीरा ने पीली रोशनी में उनके चेहरे की ओर देखा। पहली बार उसने उनकी आंखों में कठोरता नहीं बल्कि एक गहरा अनबुझा घाव देखा। उसने धीरे से अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। वो पल बहुत जल्दी बीत गया, लेकिन ये दोनों को ये समझाने के लिए काफी था कि कुछ अंकुरित हो रहा है। और फिर ये एक जहरीले पौधे की तरह चुपचाप बढ़ता गया, जिसे कोई भी जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना उखाड़ नहीं सकता था। अगले दिन मीरा सामान्य से जल्दी उठी। उसने रसोई साफ की और कमल के बीज की खीर बनाई जो उन्हें पसंद थी। जब वो कमरे में ले गई तो उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा धकेला और अंदर चली गई। ट्रे नीचे रखने ही वाली थी कि रुक गई। ओम प्रकाश उसकी ओर पीठ करके खड़े थे। पतली कमीज से उनकी पतली पीठ दिख रही थी। वो कपड़े बदल रहे थे। वो मुड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी वो मुड़े। उनकी आंखें मिलीं, अचानक शर्मिंदगी और फिर उलझन में। मीरा जल्दी से बाहर निकल गई, कांपती हुई खीर की ट्रे मेज पर छोड़ दी। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और उस कमरे में ओम प्रकाश चुपचाप खड़े रहे। दोनों जानते थे कि उस घटना के बाद उनके बीच की खामोशी पहले जैसी नहीं रहेगी। मीरा उस रात सो नहीं पाई। वो दीवार की ओर मुंह करके लेटी रही। उसका दिमाग बार बार उस पल को दोहरा रहा था जब ओम प्रकाश मुड़े थे। उनकी आंखों में एक ससुर की नहीं बल्कि एक पुरुष की नजर थी। वो जानती थी कि उसे भूलना होगा, उन अस्पष्ट भावनाओं को दबाना होगा जो उसके सीने में दिन ब दिन बढ़ रही थीं। वो किसी की पत्नी थी, उसका पति था, उसका परिवार था, उसका भविष्य था। सब कुछ सीधा और स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों उसे रोशनी से डर लग रहा था। इस धुंधले लेकिन नरम धुंधलके से बाहर निकलने से डर लग रहा था। ओम प्रकाश की हालत भी बेहतर नहीं थी। अगले दिन से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। मीरा दरवाजे के बाहर खाना रखती, धीरे से खटखटाती और चली जाती। इंतजार न करते हुए
उसे एक अजीब खालीपन महसूस होने लगा, जैसे उसने कुछ कीमती खो दिया हो जिसे वो नाम नहीं दे सकती थी। शाम को रोहन का फोन आया। उसने झिझकते हुए फोन उठाया। होठों पर एक मजबूर मुस्कान थी। रोहन ने जर्मनी में निर्माण स्थल की कहानियां सुनाई, सहकर्मियों के बारे में, घर की याद के बारे में। उसने पूछा, पिताजी ठीक है ना? मीरा ने सामने खाली जगह में देखा और धीरे से जवाब दिया, हाँ पिताजी ठीक हैं। उसने और कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि अगर वो और बोलेगी तो उसकी आवाज कांप जाएगी, और वो नहीं चाहती थी कि रोहन उसकी आंखों में कुछ देख ले। एक और दिन ओम प्रकाश बरामदे में किताब पढ़ रहे थे जब मीरा एक कप चाय लेकर बाहर आई। उसने उसे नीचे रखा, अंदर जाने ही वाली थी कि उन्होंने धीरे से कहा, बैठो। मीरा झिझकी और फिर उनके बगल में बैठ गई। वे बहुत देर तक चुप रहे। उन्होंने किताब के पन्ने पलटे लेकिन पढ़ा नहीं। मीरा ने सिर झुकाकर अपनी साड़ी का पल्लू सहलाया। क्या तुम मुझसे डरती हो? उन्होंने अचानक पूछा। वह चौंक गई और सिर हिलाया। नहीं, मुझे बस यह नहीं पता कि सही तरीके से कैसे व्यवहार करूं। उन्होंने उसे देखा। उनकी आंखें गहरी और शांत थीं। मैं भी। इस बात ने दोनों को रात होने तक चुप करा दिया। किसी ने किसी को नहीं छुआ, किसी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन एक अदृश्य धागा और कस गया था। रात में मीरा ने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, हर दिन मैं खुद से कहती हूं कि मुझे उन आंखों को, उस हाथ को भूलना है, लेकिन जितना मैं भूलने की कोशिश करती हूं उतना ही मुझे याद आता है कि मैं रोहन की पत्नी हूं। मैं जानती हूं, लेकिन मेरा दिल कभी ऐसे नहीं धड़का। पन्ना लिखने से पहले ही उसने उसे फाड़ दिया। बाहर हवा जोर से चल रही थी। सुपारी के पेड़ की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी आने वाली चीज का संकेत दे रही हों। एक ऐसी चीज जिसे दोनों में से कोई भी सही नाम देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रोहन के जाने के तीसरे महीने में घर इतना परिचित हो गया था कि डरावना लगने लगा था। सब कुछ बहुत शांत, बहुत नियमित, बहुत अनुमानित था। मीरा को लगने लगा कि वो एक भूत की तरह जी रही है, पति के लौटने का इंतजार करते हुए बस समय गिन रही है। लेकिन हर बार जब वो ओम प्रकाश को देखती तो ये एहसास गड़बड़ा जाता। एक दोपहर आसमान में बादल छा गए। बारिश ऐसे बरसने लगी जैसे जमीन और आसमान का दबा हुआ गुस्सा हो। मीरा कपड़े उठा रही थी कि बिजली चली गई। पूरा घर नम अंधेरे में डूब गया। उसने टटोलकर एक लालटेन उठाई, हाथ में टिमटिमाती रोशनी के साथ, और फिर जैसे सहज रूप से वो अपने ससुर के कमरे की ओर चल पड़ी। दरवाजा बंद नहीं था। वो बिस्तर के किनारे पर बैठे थे। हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, उनकी और उनकी दिवंगत पत्नी की। मीरा मुड़ने ही वाली थी कि उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत तेज हवा है। वो अंदर आई, दरवाजा बंद हो गया। लालटेन मेज पर रख दी गई। पीली रोशनी में उनका चेहरा और भी बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उनकी आंखें अलग थीं। उनमें कुछ नर्म, कमजोर, यहां तक कि सहारे की जरूरत भी थी। मुझे उनकी बहुत याद आती है, उन्होंने धीरे से कहा। मीरा ने जवाब नहीं दिया। वो बस उनके बगल में बैठ गई, अपना हाथ धीरे से उनके कंधे पर एक सांत्वना के रूप में रख दिया। वो मुड़े और उसे बहुत देर तक देखते रहे। उन आंखों में एक पुराना आसमान था जो नुकसान, दर्द और एक ऐसे खालीपन से भरा था जो कभी नहीं भरा था। मीरा समझ नहीं पाई कि उसने अपना हाथ क्यों नहीं हटाया। वो बस इतना जानती थी कि उसका दिल जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी सिहरन से। वो पल अनंत काल तक खिंच गया, जब तक कि ओम प्रकाश ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर नहीं रखा और उसे पकड़ लिया। जोर से नहीं, जल्दी में नहीं, बस एक हल्की पकड़ जो हटी नहीं। मीरा कांप उठी। वो उठना चाहती थी, उसे उठना था, लेकिन वो नहीं उठ सकी। बारिश की एक बूंद खिड़की के शीशे से टकराई। बाहर हवा सनसना रही थी। कमरे में बस दो लोगों की सांसों की आगाज और एक अस्पष्ट भावना थी जो अब सही गलत के दायरे में नहीं थी। ओम प्रकाश ने पहली बार उसका नाम बिना बेटी शब्द के लिया। उसने ऊपर देखा, उनकी आंखें मिलीं। इस बार कोई झिझक नहीं थी। कंधे से बाहों तक की दूरी ज्यादा नहीं थी।
लेकिन अगर इसे पार कर लिया गया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। और उस रात बारिश की आवाज एक ऐसे पर्दे में बदल गई जिसने एक ऐसी चीज को ढक लिया जिसका जिक्र बाद में दोनों में से किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह आसमान अभी भी उदास था, बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा अभी भी दरवाजे की दरारों से सनसना रही थी। मीरा सामान्य से जल्दी उठी, हालांकि पिछली रात वो लगभग सोई ही नहीं थी। वो कमरे से बाहर निकली। उसके कदम इतने हल्के थे कि उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि वो आवाज से बच रही है। रसोई ठंडी थी, पानी गर्म नहीं हुआ था, सब कुछ कल जैसा ही था। उसने अलमारी खोली, चावल निकाले, चूल्हा जलाया। उसके हाथ एक मशीन की तरह चल रहे थे। सब्जी धोते समय उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसके अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन टुकड़े नुकीले नहीं थे, बल्कि त्वचा के नीचे एक घाव की तरह थे जो अभी तक सूजा नहीं था। ओम प्रकाश नाश्ते के लिए बाहर नहीं आए। उस सुबह वो अपने कमरे में ही रहे। मीरा ने बरामदे में खाने की थाली रखी और धीरे से कहा, पिताजी कुछ खा लीजिए। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दरवाजा नहीं खटखटाया। दोनों समझ गए, कुछ चीजों को जितना समझाया जाएगा वे उतनी ही उलझ जाएंगी। उसने घर साफ किया, कपड़े धोए, तौलिया लटकाया और फिर खिड़की के पास खड़ी होकर बगीचे को देखने लगी। एक समय था जब उसने सोचा था कि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही जिएगी। एक आदर्श बहू, एक पति का इंतजार करती पत्नी, एक महिला जो अपनी मर्यादा जानती है। लेकिन पिछली रात से ये सभी परिभाषाएं एक छोटे से पल में ढह गई थीं। और अजीब बात यह थी कि सही होने की राख के ढेर में एक गर्म चिंगारी थी जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। उस दोपहर ओम प्रकाश कमरे से बाहर निकले। उन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा, कुछ नहीं कहा। वो रसोई, आंगन से गुजरे और फिर बरगद के पेड़ के नीचे अपनी परिचित पत्थर की बेंच पर बैठ गए। वो वहां बहुत देर तक बैठे रहे, दोनों हाथ एक दूसरे में उलझे हुए, आंखें दूर के खेतों की ओर अनिश्चित रूप से देख रही थीं। मीरा ने उन्हें रसोई से देखा। उसके हाथ मेज पर अनजाने में एक लय में थपथपा रहे थे, जैसे कि अगर वो रुक गई तो वो रो पड़ेगी। रात में खाना हमेशा की तरह परोसा गया, लेकिन किसी ने एक निवाला नहीं लिया, एक भी शब्द नहीं, बस मच्छरों की भिनभिनाहट और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक जो हर सेकंड त्वचा में सुई की तरह चुभ रही थी। आखिरकार ओम प्रकाश ने धीरे से कहा, उनकी आवाज सूखी थी, इस मामले को और आगे मत बढ़ने दो। मीरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं लेकिन स्थिर थीं। मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं ये दिखावा भी नहीं कर सकती कि कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए मीरा ने देखा कि उनके कंधे कांप रहे हैं, ठंड से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके पास खुद से लड़ने की ताकत नहीं बची थी। 1 मिनट बाद वो उठे और कमरे में चले गए। मीरा अकेली बैठी रही। उसके दिल में जो दरवाजे कभी कसकर बंद थे, अब खुल गए थे। और जब भावनाओं का एक दरवाजा खुल जाता है तो क्या किसी में उसे हमेशा के लिए बंद करने की ताकत होती है? उस दिन से ओम प्रकाश ने मीरा से पूरी तरह से बचना शुरू कर दिया। खाना हमेशा तैयार रहता था, लेकिन वो तभी खाते थे जब वो चली जाती थी। पहले की छोटी बातें अब बस एक हल्के सिर हिलाने या खालीपन में खोई हुई नजरों तक सीमित रह गई थीं। मीरा को लगा कि वो 2 दुनियाओं में जी रही है, एक बाहरी दुनिया जो शांत, व्यवस्थित, बंधी हुई थी, और एक भीतरी दुनिया जो अराजक, अस्पष्ट, जलती हुई थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे अब ये नहीं पता था कि वो किस दुनिया की है। उसने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। वो नहीं कर सकती थी। वो ये बात कैसे कह सकती थी? वो कैसे मान सकती थी कि एक बारिश की रात में वो, एक बहू, भावनाओं के एक ऐसे बवंडर में बह गई थी जिसका कोई निकास नहीं था, वो भी अपने ससुर के साथ। मीरा ने अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखा। उसने अपना सारा दर्द शब्दों में उंडेल दिया, जैसे खून पन्नों पर टपक रहा हो। अगर समय वापस जा सकता तो मैं दरवाजा बंद कर लेती। मैं उनके कमरे में लालटेन नहीं ले जाती। मैं इतनी पास नहीं बैठती। मैं उन नजरों को खुद को कंपाने नहीं देती।
लेकिन समय वापस नहीं जाता। और इससे भी बुरी बात यह है कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं चाहती हूं कि ये वापस जाए। अगली सुबह मीरा जल्दी बाजार गई। मछली बेचने वाली ने मजाक किया, पति दूर है और तुम तो नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हो जो प्यार में हो। मीरा जबरदस्ती मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल बैठ गया। वो जानती थी कि वो रोहन की कमी के कारण नहीं बदली है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के कारण जो बहुत करीब है। लेकिन दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। वो घर लौटी तो देखा कि ओम प्रकाश पूजा घर के सामने खड़े हैं। उन्होंने अगरबत्ती जलाई। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए काली सफेद तस्वीर को देख रही थीं। अगरबत्ती का धुआं उठ रहा था, लेकिन उनकी धीमी आहट को दबा नहीं सका। मुझे माफ कर दो। मीरा दरवाजे के पीछे खड़ी थी। हाथ में सब्जियों की टोकरी, उंगलियां कसकर भींची हुई थीं। उसे यकीन नहीं था कि वो किससे माफी मांग रहे हैं, अपनी पत्नी से या उससे। उस रात रोहन ने फोन किया। स्क्रीन पर पति का चेहरा दिख रहा था, जो दुबला लेकिन चमकदार था। तुम बहुत पतली हो गई हो, ठीक से खाना खाया करो। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ पिताजी ठीक हैं, घर में सब ठीक है। कॉल के बाद मीरा आईने के सामने खड़ी हुई। उसने खुद को बहुत देर तक देखा। पीली त्वचा, धसी हुई आंखें, दुबले कंधे। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये था कि वो अब खुद को एक पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक धोखेबाज की तरह महसूस कर रही थी, जिसे पूरा पछतावा भी नहीं था। आईने में एक बहुत महीन दरार थी, ठीक उसकी जिंदगी की तरह। ये अभी टूटा नहीं था, लेकिन बस एक और टक्कर और सब कुछ ढह जाएगा। सबसे पहले जिसने अजीब बात पर ध्यान दिया वो ना तो मीरा थी, ना ही ओम प्रकाश, बल्कि पड़ोसन सुनीता थी, जो हर सुबह कुएं से पानी भरने के लिए ओम प्रकाश के आंगन से गुजरती थी। उस सुबह जब सूरज अभी बांस के झुरमुट से निकला ही था, सुनीता ने एक अजीब दृश्य देखा। ओम प्रकाश के कमरे की खिड़की पूरी खुली थी। अंदर वो कंबल तह कर रहे थे। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था जब तक कि मीरा अंदर नहीं आई, हाथ में पानी का गिलास। अभी भी पतले रेशमी नाइट गाउन में। उसने गिलास मेज पर रखा, कुछ कहा और फिर दोनों हल्के से मुस्कुराए। एक बूढ़े आदमी और एक जवान लड़की के बीच की वो मुस्कान सुनीता को अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में शक का पहला बीज बोया जा चुका था। उस शाम वो पानी पीने के बहाने आई, मीरा को बर्तन साफ करते हुए देखा और लापरवाही से पूछा, पति दूर है, तुम्हें बहुत याद आती होगी। मीरा ने सिर हिलाकर मुस्कुराया। उसने आगे कहा, उसकी नजर ओम प्रकाश पर थी। ससुर के साथ रहना तुम्हें काफी रास आ रहा है। दोनों बाप बेटी काफी घुल मिल गए हो। ओम प्रकाश रुक गए। सब्जी का टुकड़ा जो वो उठा रहे थे अचानक मेज पर गिर गया। मीरा चौंक गई और जल्दी से उसे उठाने के लिए झुकी। किसी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खामोशी धुएं की तरह घनी थी। उस दिन के बाद सुनीता कम आने लगी, लेकिन हर बार गुजरते हुए उसकी नजरें एक शिकारी की तरह घर में झांकती थीं, जो अपने शिकार के सामने आने का इंतजार कर रहा हो। और अफवाहें फैलने लगीं, धीमी लेकिन तीखी। वो मीरा देखने में तो सीधी साधी लगती है, लेकिन इतनी सीधी है नहीं। ओम प्रकाश बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफी डैशिंग हैं। घर में कोई नहीं है, किसे क्या पता। मीरा ने बाजार में सब्जी वाली से एक अफवाह का टुकड़ा सुना। उसने अनदेखा करने का नाटक किया, लेकिन उसका गला भर आया। उस रात उसने लिखा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं खुद को सही साबित भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो कुछ मैं छिपा रही हूं वो सच है। ओम प्रकाश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन साफ था कि वो जानते थे। वो अपने कमरे का दरवाजा जल्दी बंद कर लेते, आंगन में कम निकलते, बरगद के पेड़ के नीचे नहीं बैठते। एक दोपहर जब मीरा कपड़े सुखा रही थी, तो वो बाहर आए और धीरे से कहा, हमें ये सब रोकना चाहिए। मीरा मुड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। मानसून की पहली बारिश की एक बूंद अचानक उसके हाथ पर गिरी, एक थप्पड़ की तरह ठंडी, लेकिन एक चेतावनी की तरह भी। ठीक उसी समय रोहन का फोन बजा। तुम कहाँ हो? इस समय घर पर नहीं हो? मीरा ने खाली आंगन को देखा। धीरे धीरे जवाब दिया, मैं घर पर हूं,
लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अब खुद में नहीं हूं। अफवाहें अदृश्य होती हैं, लेकिन उनमें चाकू जैसी चोट पहुंचाने की ताकत होती है। और जो चीज उन्हें और भी खतरनाक बनाती है वो ये है कि जब वे फुसफुसाहट और आधी मुस्कान के साथ फैलाई जाती हैं। एक उमस भरी दोपहर, मीरा हमेशा की तरह सब्जी खरीदने बाजार गई। पहुंचते ही उसे अजीब माहौल महसूस हुआ। कुछ औरतें जो बातें कर रही थीं, उसके आते ही चुप हो गईं। मछली वाली ने अपना सामान ठीक करने का नाटक किया। किराने वाली ने बिना गिने पैसे गिनने के लिए सिर झुका लिया। मीरा ने न कुछ पूछा, न कोई प्रतिक्रिया दी। वो बस चुपचाप जल्दी से सामान खरीदकर पैसे देकर वापस चली गई। लेकिन उसकी पीठ पीछे एक औरत की आवाज आई, जानबूझकर इतनी जोर से नहीं कि साफ सुनाई दे और इतनी धीमी भी नहीं कि कान में ना पड़े। इस तरह जीने से तो मरे हुए लोगों के साथ बदनामी ज्यादा डरावनी होती है। मीरा घर आई, उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने टोकरी नीचे रखी, सीधे कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो रोई नहीं, बस उसे लगा कि उसका सीना कस गया है, जैसे कोई उसकी हर सांस को दबा रहा हो। उस शाम ओम प्रकाश देर से लौटे। वो मंदिर गए थे, कुछ फल और चाय के पैकेट लेकर, जैसा कि वो हर महीने मन को शांत करने के लिए करते थे। लेकिन इस बार मंदिर में किसी ने उनसे कुछ ऐसा कहा कि लौटने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना कुर्ता टांगा और कमरे में जाकर बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। मीरा पानी लेकर गई और दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला, देखा कि वो अपनी पत्नी की तस्वीर को देख रहे हैं। होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे बहुत धीरे से कुछ कह रहे हों। मुझे माफ कर दो, काश तुम जिंदा होती। मीरा मुड़ गई। वो समझ गई कि रोहन की मां की मौत ने न केवल एक खालीपन छोड़ा था, बल्कि उन सभी चीजों के लिए एक खामोश चेतावनी भी थी जिन्हें होने की इजाजत नहीं थी। उस रात पहली बार मीरा ने अपनी सास का सपना देखा, जिनसे वो कभी नहीं मिली थीं। सपने में वो बिस्तर के सिरे पर खड़ी थीं, न कोई डांट न कोई गुस्सा। वो बस रो रही थीं और हर आंसू जो जमीन पर गिरता एक तीखी आवाज पैदा करता, जो उसके दिमाग में गूंजती रही। अगली सुबह मीरा को बुखार था। वो सुबह भर बेहोश पड़ी रही। ओम प्रकाश ने अदरक का पानी बनाया, पट्टी रखी, उसकी देखभाल की। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया जब मीरा ने उसे पकड़ा, वो दिल में एक उल्टे चाकू की तरह लगा। मुझे कुछ समय के लिए यहां से जाना होगा, मीरा ने होश में आने पर धीरे से कहा। ओम प्रकाश हैरान नहीं हुए। उन्होंने सिर हिलाया। मैं जानता हूं, मुझे भी सब कुछ से दूर जाने की जरूरत है। उन्होंने एक दूसरे को ज्यादा देर तक नहीं देखा। वे जानते थे, अगर वे बहुत गहराई से देखते तो जो कुछ बचा था वो ढह जाता। लेकिन ठीक उसी समय फोन की घंटी बजी। रोहन था। जब मीरा स्पीकर मोड बंद नहीं कर पाई तो उसकी आवाज साफ सुनाई दी। मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है, टिकट बुक हो गया है, अगले हफ्ते में आ रहा हूं। मीरा सन्न रह गई। ओम प्रकाश रुक गए। कोई एक शब्द नहीं बोल सका। घर अचानक 3 लोगों, एक अजन्मे बच्चे और एक ऐसे सच को समाने के लिए बहुत छोटा हो गया था, जिससे हमेशा के लिए भागा नहीं जा सकता था। रोहन शनिवार की शाम को घर पहुंचा जब सूरज की ढलती हुई रोशनी पुरानी छत पर पड़ रही थी। आंगन के फर्श पर उसका सूटकेस खड़खड़ाया, जैसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत दे रहा हो। मीरा उसे लेने के लिए दौड़ी, जबरदस्ती मुस्कुराकर पति को गले लगाया। उसने स्वाभाविक दिखने की कोशिश की, लेकिन रोहन की पीठ पर उसकी बाहें पहले की तरह कस नहीं पाईं। उसका दिल इमोशन से नहीं बल्कि डर से तेजी से धड़क रहा था। एक ऐसा डर जो सिर पर लटकी रस्सी की तरह था, बस हवा के हल्के झोंके का इंतजार कर रहा था। ओम प्रकाश पीछे से निकले। रोहन ने झुककर पिता को हल्के से गले लगाया। उसकी मुस्कान में कुछ झिझक थी, शायद इसलिए कि वो बहुत दुबले हो गए थे, शायद इसलिए कि उनकी आंखों में कुछ बंद हो गया था, जो बेटे को विदा करते समय जैसा नहीं था। मीरा ने रोहन के स्वागत में एक बड़ा भोज पकाया। खाने में उसकी पसंद के सभी पकवान थे, लेकिन किसी ने ज्यादा नहीं खाया। माहौल भारी था, बातें अधूरी थीं।
रोहन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें मीरा की हर हरकत को परख रही थीं। खाना परोसते समय उसकी घबराहट, बात करते समय उसकी नजरें चुराने का तरीका। फिर उसने ओम प्रकाश की ओर देखा, जो पूरे भोजन के दौरान चुप रहे और सामने रखे शराब के ग्लास को नहीं छुआ। उस रात जब कमरे में सिर्फ पति पत्नी थे, रोहन ने मीरा को गले लगाकर फुसफुसाया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मीरा उसकी बाहों में चुपचाप लेटी रही। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। मुझे भी आपकी याद आई, उसने धीरे से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज उसकी आंखों से मेल नहीं खा रही थी। रोहन ने उसके माथे पर चूमा और फिर थकान के कारण सो गया, लेकिन मीरा पूरी रात आंखें खोले छत को देखती रही। हाथ बिस्तर की चादर पर कसे हुए थे। वो जानती थी कि शांति के दिन अब खत्म हो गए हैं। अगली सुबह रोहन कुछ सामान खरीदने गया। मीरा कमरा साफ कर रही थी कि उसकी छोटी डायरी गिर गई। उसने जल्दी से उसे उठाया, उसका दिल जैसे रुक गया हो। वो उसे रखने ही वाली थी कि दरवाजा खुला। रोहन उसकी सोच से जल्दी लौट आया था। उसने उसके हाथ में डायरी देखी। ये क्या है? उसने आधी मुस्कान के साथ पूछा। मीरा ने उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। कुछ नहीं, बस कुछ बेकार नोट्स हैं। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब वो भोलापन नहीं था। उस दोपहर के भोजन में उसने लापरवाही से पूछा, आजकल तुम थकी हुई लग रही हो, पतली भी हो गई हो, कोई बात है क्या? मीरा ने होंठ बींचकर सिर हिलाया, शायद मौसम की वजह से। रोहन ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस शाम वो चुपचाप बरामदे में सिगरेट पीने लगा, जबकि उसने पहले कभी सिगरेट नहीं पी थी। ठंड उसकी पतली कमीज से गुजर रही थी, लेकिन जो चीज उसके दिल में घुस रही थी वो एक अजीब सा पूर्वाभास था। एक एहसास कि ये घर बदल गया है, कि उसकी पत्नी में कुछ ऐसा है जो अब उसका नहीं रहा। रोहन के लौटने के 3 दिन बाद घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। अगर बहुत ध्यान से न देखा जाए तो मीरा अभी भी खाना बनाती, कपड़े धोती, सही समय पर मुस्कुराती। ओम प्रकाश अभी भी सुबह किताब पढ़ते, शाम को पौधों को पानी देते, और रोहन अभी भी खामोशी से देखता रहता। उसने न पूछा, न डांटा, न खोजबीन की, लेकिन हर नजर, हर छोटा सवाल मीरा को ऐसा महसूस कराता जैसे उसकी त्वचा की पतली परतें उतारी जा रही हों। जब मैंने फोन किया था तो तुम बरामदे में थीं। उस दिन तुमने कहा था कि तुम घर के अंदर हो। आज खाने में नमक ज्यादा है। तुम हमेशा की तरह ही बनाती हो ना? पिताजी आजकल किस कमरे में सोते हैं? पुराना कमरा अब इस्तेमाल नहीं होता क्या? मीरा ने जवाब दिया, हर बार आसानी से। लेकिन उसका गला रेत निगलने जैसा सूख जाता। उसे लगा कि वो बगीचे में खरगोश है, घास खा रही है, जबकि उसकी आंखें घूम रही लोमड़ी की परछाई पर हैं। उस शाम जब मीरा बाथरूम में थी, रोहन लिविंग रूम में गया, जहां परिवार की पुरानी तस्वीर रखी थी। रोहन बचपन में, ओम प्रकाश और उनकी दिवंगत पत्नी। उसने फोटो फ्रेम उठाकर धूल साफ की, लेकिन एक अजीब बात देखी। शीशे पर पसीने वाले हाथ के निशान जैसा एक धुंधला दाग, बहुत छोटा, लेकिन 2 निशान एक दूसरे के बगल में थे, एक बड़ा और एक छोटा। कुछ तो गड़बड़ थी। रोहन को छोटी छोटी बातें याद आने लगीं। ओम प्रकाश के बिस्तर पर तकिया की दिशा बदल गई थी। पिताजी के कमरे की खिड़की जो पहले बंद रहती थी, अब रात में हमेशा थोड़ी खुली रहती थी। और मीरा की नजरें, हर बार जब ओम प्रकाश आते तो वो एक बेटी की नजर नहीं होती थी। उस रात रोहन सोया नहीं। वो चुपचाप लेटा रहा, पीठ मीरा की ओर। उसका हाथ कसकर फोन पर था, लेकिन उसने किसी को फोन नहीं किया। उसने बस वो छोटा कैमरा खोला जिसे वो निर्माण स्थल की निगरानी के लिए इस्तेमाल करता था। बोतल के ढक्कन जितना छोटा वायरलेस कैमरा अब उसके सामान के दराज में पड़ा था। अगली सुबह जब मीरा बाजार गई, रोहन घर पर था। उसने कहा कि वो थका हुआ है और बाहर नहीं जाएगा। जैसे ही साइकिल की आवाज दूर हुई, उसने कैमरा बुकशेल्फ के कोने में लगा दिया, जो ओम प्रकाश के कमरे के सामने था और मीरा के कमरे की ओर जाने वाले गलियारे की ओर इशारा कर रहा था। रोहन को यकीन नहीं था कि वो क्या ढूंढ रहा है। वो बस इतना जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पागल हो जाएगा। मीरा घर लौटी। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन जब वो रोहन के कमरे के पास से गुजरी तो वो रुक गई।
मेज पर रखी तस्वीर की दिशा बदल गई थी। उसने महसूस किया कि रोहन के हाथ उसके छोड़े हुए निशानों का पीछा करने लगे हैं और उसकी आंखों में पहली बार एक घबराहट की झलक थी, क्योंकि मीरा जानती थी कि अतीत और वर्तमान के बीच का आखिरी धागा टूटने की कगार पर है। रोहन के कैमरा लगाने की चौथी रात। वो कमरे में बैठा था, कानों में हेडफोन, आंखें फोन की स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। बाहर बारिश हो रही थी। उसकी आवाज एक ऐसे दिल की अंतहीन धड़कन की तरह थी जो कबूलनामे का इंतजार कर रहा हो। कैमरे की रिकॉर्डिंग धुंधली थी, लेकिन किसी भी शब्द से ज्यादा साफ थी। छोटे से फ्रेम में ओम प्रकाश ने दरवाजा खोला और एक पतली जैकेट पहनकर बाहर निकले। मीरा बगल के कमरे से निकली। उसने गलियारे के बाहर मेज पर गर्म पानी का ग्लास रखा। एक बहुत छोटा लेकिन स्पष्ट क्षण। ओम प्रकाश ने गुजरते हुए मीरा के कंधे पर हाथ रखा और फिर रुक गए। मीरा मुड़ी, उनकी आंखें मिलीं। कोई शब्द नहीं, कोई अंतरंग इशारा नहीं जो सीमा से परे हो, लेकिन नजरें नैतिकता की सभी सीमाओं को पार कर गईं। रोहन ने वीडियो रोक दिया। उसका दिल जैसे सीने में दब गया हो। कोई ठोस सबूत नहीं, कुछ भी साफ नहीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ था और वो एक सामान्य परिवार से संबंधित नहीं था। अगली सुबह रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बदल गया। वो कम मुस्कुराता था। वो मीरा के बगल में ज्यादा देर तक बैठता। उसकी आंखों में अब कोमलता नहीं, बल्कि जांच पड़ताल थी। हर बार जब मीरा पानी डालती, खाना लाती, दरवाजे से गुजरती, रोहन हर बार याद रखता। हर कदम, हर सांस। मीरा को लगा कि उसे देखा जा रहा है, उसे उजागर किया जा रहा है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। वो एक परछाई की तरह जी रही थी, और बुरी बात ये थी कि वो परछाई कांप रही थी, बेनकाब होने का इंतजार कर रही थी। ओम प्रकाश ने यह महसूस किया। एक शाम वो रोहन के साथ चाय पी रहे थे। सीधे नहीं देख रहे थे, घुमा फिराकर नहीं बोल रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? रोहन ने उन्हें बहुत देर तक देखा। मैं सब कुछ पूछना चाहता हूं। पिताजी, आपने क्या किया? क्या आप जानते हैं कि वो कितनी बदल गई है? क्या उसके पेट में बच्चा है? लेकिन सब कुछ गले में अटक गया। इसके बजाय रोहन ने बस एक सूखा ठंडा वाक्य कहा, मुझे लगता है कि आप और मेरी पत्नी बहुत करीब थे। ओम प्रकाश ने इनकार नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपनी आंखें झुका लीं और चाय डाली। हाथ थोड़ा कांप रहा था। कुछ चीजें करीब नहीं होनी चाहिए, उन्होंने धीरे धीरे कहा, लेकिन अगर तुम घर पर होते तो शायद ऐसा नहीं होता। रोहन उठकर चला गया, गुस्से से नहीं बल्कि डर से। डर था कि सच बहुत करीब आ रहा है। डर था कि अगर सब कुछ उलट दिया गया तो वो जो बचेगा उसे संभालने की ताकत उसमें नहीं होगी। उस रात मीरा को बाथरूम में उल्टी हुई। रोहन ने सुना, लेकिन अंदर नहीं गया। वो बस बाहर खड़ा रहा, हाथ कसकर भींचे, पीठ दीवार से सटी, उसका सिर भन्ना रहा था। एक विचार कौंधा, पागलपन भरा लेकिन स्पष्ट। अगर वो गर्भवती है तो क्या वो बच्चा निश्चित रूप से मेरा है? रोहन ने किसी से नहीं कहा, न मीरा से न ओम प्रकाश से। लेकिन उस सुबह जब मीरा सो रही थी, वो बहुत धीरे से कमरे से बाहर निकला, बाथरूम में उसके कंघे के पास गया। उसने उलझे हुए 3 लंबे बाल निकाले, उन्हें ध्यान से कागज में लपेटा और अपनी अंदर की कमीज की जेब में रख लिया। वो रोया नहीं, कांप नहीं रहा था, बस एक आदमी की भयानक खामोशी थी जो एक खाई के बीच में खड़ा था। एक तरफ सच था, दूसरी तरफ एक अनसुलझा अंधेरा। सुबह की बस उसे शहर ले गई। वो एक निजी परीक्षण केंद्र में गया, जहां असली नाम से पंजीकरण की जरूरत नहीं थी। उसने बालों का नमूना दिया, जानकारी भरी, पिता और भ्रूण के बीच रक्त संबंध का परीक्षण। डॉक्टर ने उसे देखा, कुछ और पूछना चाहा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। समझाने की जरूरत नहीं है, बस नतीजा चाहिए। जब वो लौटा तो दोपहर हो चुकी थी। मीरा बरामदे में बैठी थी, हाथ माथे पर, आंखें धसी हुई थीं। उसने ऊपर देखा और अपने पति को पाया, लेकिन उसकी नजरें अब उस तक नहीं पहुंच सकती थीं। उनके बीच एक नई दूरी थी, अदृश्य लेकिन तीखी। रोहन ने उसे गले नहीं लगाया, हालचाल नहीं पूछा, बस एक वाक्य कहा, मैं थका हुआ हूं, मुझे जगाना मत। मीरा ने सिर हिलाया।
लेकिन उसके मुड़ते ही आंसू गिर पड़े। उसे अब ये नहीं पता था कि वो कहाँ खड़ी है, अपने पति के घर में या पतन के कगार पर। उसे नहीं पता था कि क्या ज्यादा डरावना है, सजा या माफी। शाम को ओम प्रकाश बगीचे के पीछे गए। मीरा पीछे पीछे गई। वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ भी, लेकिन उसका गला भर आया। ओम प्रकाश मुड़े नहीं। उन्होंने बस कहा, तुम्हें उसे बता देना चाहिए, इससे पहले कि चीजें और बिगड़ें। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे डर लगता है। उन्होंने सिर उठाया। उनकी आवाज सूखी थी। मुझे भी डर लगता है, लेकिन एक समय आता है जब डर बचा नहीं सकता। उस रात मीरा ने सपना देखा कि वो एक जलते हुए घर के बीच में खड़ी है। परिवार की हर तस्वीर जलकर काली हो गई थी। हर दरवाजा ढह रहा था और रोहन गलियारे के अंत में खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने उसे पुकारा, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके बगल में ओम प्रकाश घुटनों के बल बैठे थे, हाथ उसके उभरे हुए पेट पर। उसके पैरों के बीच से खून बह रहा था, जैसे नियति का एक चीर। वो चौंक कर उठी, पसीने से लथपथ। बाहर रोहन बरामदे में बैठा था, एक हाथ में अधजली सिगरेट, दूसरे हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज। परीक्षण के नतीजे 3 दिन में आने वाले थे और अब से तब तक हर गुजरता मिनट एक यातना थी। 3 दिन एक धीमे बुखार की तरह गुजरे। हर सुबह मीरा इस हालत में उठती कि उसे नहीं पता था कि वो किस लिए जी रही है, अपने अजन्मे बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, या किसी ऐसी चीज के लिए जिसे वो नाम देने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ओम प्रकाश सामान्य रूप से शांत थे, पहले से भी ज्यादा चुप। हर बार जब मीरा उन्हें देखती तो उसे उनकी आंखों में एक खाई जैसा गहरा दर्द दिखाई देता, एक ऐसी तैयारी जैसे वो फांसी के दिन का इंतजार कर रहे हों। उस दोपहर रोहन को एक फोन आया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस कपड़े बदले और चुपचाप गाड़ी लेकर चला गया। मीरा ने खिड़की से उसे जाते हुए देखा। उसका पूरा शरीर हल्का कांप रहा था। उसने नहीं पूछा, क्योंकि वो जवाब जानती थी। रोहन शाम ढलने पर लौटा। आंगन में रोशनी पत्तियों के बीच से छन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। उसके हाथ में एक सफेद बिना नाम का लिफाफा था, जिस पर कोई नोट नहीं था, बस लाल स्याही की मोहर और अंदर एक ही कागज। उसने उसे एक बार पढ़ा और फिर मोड़ लिया। न चीखा, न कुछ तोड़ा, न किसी से पूछा, बस कुर्सी पर बैठ गया, आंखें सीधे बगीचे की ओर। हाथ कागज को इतना कसकर भींचे हुए थे कि वो कुचल गया। मीरा उसके पास आई, उसके पीछे खड़ी हो गई। तुम्हें पता चल गया है ना? रोहन मुड़ा नहीं। उसकी आवाज जमीन की तरह गहरी थी। हाँ। मीरा ने हल्के से सिसकी ली, जैसे उसके सीने से हवा खींच ली गई हो। मेरा कोई इरादा नहीं था। रोहन हंसा, एक ऐसी हंसी जो चीख से भी ज्यादा दर्दनाक थी। कोई इरादा नहीं था। क्या तुम जानती हो कि जिस दिन मैंने वापस आने का टिकट बुक किया था, मैं इस बच्चे को गले लगाने के लिए कितना उत्सुक था? तुम... मीरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बस एक शब्द ही कह पाई। मैंने सोचा था कि मैं माफ कर सकता हूं, रोहन ने कहा। उसकी आवाज सपाट थी। अगर ये सिर्फ एक पल की भावना होती, एक नजर, एक बार का कंपन, लेकिन ये... वो उठा और कागज उसे दे दिया। मीरा ने पढ़ा। उसकी आंखें धुंधला गईं। डीएनए परीक्षण ने ओम प्रकाश और भ्रूण के बीच पिता पुत्र के संबंध की पुष्टि की। कागज एक चाकू की तरह बन गया, जिसने तीनों को एक साथ बांधने वाले आखिरी धागे को काट दिया। रोहन अपना सामान पैक करने के लिए कमरे में गया। मीरा पीछे पीछे भागी और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता। रोहन ने उसे नहीं देखा, बस इतना पता है कि मैं यहां सांस नहीं ले सकता। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बात पिछले 1 साल से सुन रहा हूं। रोहन मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। अब मुझे चुप रहने दो। उसने सूटकेस खींचा और दरवाजे से बाहर निकल गया। बरामदे में ओम प्रकाश इंतजार कर रहे थे। न कुछ कहा, न नमस्ते किया। रोहन रुका और अपने पिता को देखा। 2 आदमियों की आंखें, एक जवान एक बूढ़ा, एक ही नियति की कील पर 2 हथौड़ों की तरह टकराईं। आपने इस परिवार को मार डाला।
रोहन ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हम तीनों में सबसे दयनीय कौन है। वो चला गया और जिंदगी में पहली बार मीरा ने ओम प्रकाश को घुटनों के बल गिरते देखा। बुढ़ापे के कारण नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के सिर झुकाने के कारण जिसने सब कुछ खो दिया था और उसे कभी वापस नहीं पा सकता था। मीरा एक बेचैन नींद के बाद जागी, सिर पत्थर की तरह भारी, गला सूखा और आंखें सूजी हुई थीं। घर इतना शांत था कि वो दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुन सकती थी। हर धड़कन खोए हुए समय में चाकू की तरह चुभ रही थी। रोहन सच में चला गया था। बगल का बिस्तर खाली था। उसमें उसकी गंध नहीं थी, उसकी सांसों की परिचित आवाज नहीं थी जब वो उसकी ओर करवट लेकर सोता था। बस एक ठंडा तकिया और पत्थर बन चुकी यादें बची थीं। मीरा नंगे पांव, उलझे बालों के साथ कमरे से बाहर निकली। वो गलियारे से गुजरी जो कभी हर सुबह उसके लिए ओम प्रकाश को खाना परोसने का रास्ता था। अब हर ईंट यादों पर चलने जैसी थी। हर हाथ के स्पर्श, हर बारिश की रात, हर उस नजर को याद दिला रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी। वो ओम प्रकाश के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी हुई और धीरे से खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा धकेला और अंदर चली गई। वो अपनी पुरानी पत्नी की वेदी के सामने स्थिर बैठे थे। तेल का दीपक बुझ चुका था, बस अगरबत्ती का धुआं था। मेज पर तस्वीर के फ्रेम के बगल में एक पत्र रखा हुआ था। मीरा पास आई और चौंक गई। घर के कागजात, जमीन के कागज, सारी संपत्ति के कागज उन्होंने इकट्ठा करके तस्वीर के सामने रख दिए थे। पत्र बिना लिफाफे के था, बस कुछ पंक्तियां थीं। मुझे माफ कर दो, मैंने न केवल तुम्हें बल्कि रोहन को भी धोखा दिया। अब वापस लौटना बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर अगला जन्म हुआ तो मैं प्यार के लायक बनूंगा, न कि प्यार को अपराध की तरह दफनाने वाला। मीरा घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने पत्र छीन लिया। आंसू बह निकले, न केवल उनके लिए बल्कि खुद के लिए भी। वो समझ गई कि अकेलेपन और चाहत के नशे में उसने एक गलत परछाई को पकड़ लिया था और अब जो बचा था वो सच की कीमत थी। उस रात पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मीरा ने बत्ती नहीं जलाई। वो लिविंग रूम के बीच में पेट पकड़कर बैठी थी। उसके अंदर का भ्रूण धीरे से लात मार रहा था। उसने अपना हाथ पेट पर रखा, कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम एक गलती से पैदा हुए हो, लेकिन मां तुम्हें पछतावे में बड़ा नहीं होने देगी। चाहे कोई भी मुंह मोड़ ले, मां तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बाहर ओम प्रकाश बरामदे में बैठे थे। आंखें घने अंधेरे में देख रही थीं। उन्होंने न दवा ली, न खाना खाया। बस वहां ऐसे बैठे रहे जैसे आसमान से किसी सजा के गिरने का इंतजार कर रहे हों। हवा दीवार से गुजरी, हल्की बारिश शुरू हो गई और उस रात कोई नहीं सोया, किसी ने बात नहीं की। बस एक घनी ताबूत की तरह भारी खामोशी थी जो 3 जीवित लोगों को दफना रही थी। रोहन के जाने के 1 हफ्ते बाद अफवाहें बारिश के बाद मशरूम की तरह तेजी से फैलीं। शुरुआत में बाजार में सिर्फ फुसफुसाहट थी। फिर शाम को शराब पीते हुए आदमी सिर हिलाकर बूढ़े जवान की बातें करने लगे। आखिरकार ये बात रोहन की मां कमला तक पहुंची, जो अपनी बेटी के साथ लगभग 100 किलोमीटर दूर शहर में रहती थीं। वो बिना बताए रात में ही गांव आ गईं। गाड़ी सुबह 4 बजे गेट के सामने रुकी। जब मीरा ने दरवाजा खोला तो एक दुबली पतली औरत को देखा जिसकी आंखें आग की तरह थीं। वो वहीं जम गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा खोलने की? कमला ने दांत पीसे। मां, मुझे माफ कर दो, मुझे मां मत कहो। तुम्हारी मां मर गई होगी, तभी तुमने ये घिनौना काम करने की हिम्मत की। मीरा घुटनों के बल गिर पड़ी। अब आंसू नहीं बह रहे थे, वे कुछ दिन पहले ही सूख चुके थे। कमला घर के अंदर नहीं आई। वो बस गेट पर खड़ी रहीं और अपने बैग से कागजों का एक बंडल निकाला। डीएनए परीक्षण की फोटोकॉपी जो रोहन ने उन्हें जालों पर भेजी थी। मुझे नहीं पता कि तुमने उन्हें कौन सी नशीली दवा दी, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो एक कलंक है। मैं ओम प्रकाश दरवाजे के पीछे खड़े थे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने हर शब्द, उस औरत के दांत पीसने की हर आवाज सुनी जिसे उन्होंने 30 से ज्यादा सालों तक अपनी पत्नी कहा था।
कमला मुड़ी और चिल्लाई, आप यहां क्यों खड़े हैं? गूंगे हो गए हैं? मुझे पूछने दीजिए कि क्या आप इंसान भी हैं? ओम प्रकाश ने जवाब नहीं दिया, नहीं रोए। उन्होंने बस धीरे से दरवाजा बंद कर लिया, जैसे खुद को अपने ही बनाए हुए जेल में बंद कर लिया हो। उस दिन से रिश्तेदार आने लगे। बड़े चाचा शहर से आए, तीसरे चाचा बगल के गांव से आए। हर कोई अपनी राय, सलाह और तिरस्कार भरी नजरों के साथ आया। किसी ने कहा कि मीरा का गर्भपात करा देना चाहिए। किसी ने घर बेचकर ओम प्रकाश को वृद्धाश्रम में भेजने का सुझाव दिया। किसी ने अनाचार के लिए पुलिस को बुलाने की मांग की। मीरा घर के बीच में बैठी थी, दोनों हाथ पेट पर। कुछ नहीं कह रही थी। जनता उसे चाकू से नहीं, बल्कि अदृश्य तलवार जैसी नजरों से मार रही थी। उसे अब बाजार जाने की इजाजत नहीं थी। दुकानों ने उसे सामान बेचने से मना कर दिया। बच्चे भी गेट के पास से गुजरते हुए पत्थर फेंकते थे, चिल्लाते थे, हरामजादी, व्यभिचारिणी। उस रात ओम प्रकाश ने अपनी बचत के पैसे मीरा के कमरे के दरवाजे के सामने एक छोटे से कागज के साथ रख दिए। तुम चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने बच्चे को रख सको। मीरा ने पढ़ने के बाद सुबह तक स्थिर बैठी रही। जब सूरज निकला तो उसने अपने कपड़े पैक किए, कुछ जरूरी चीजें बांधी। उसने ओम प्रकाश को नहीं देखा, न ही किसी को अलविदा कहा। बस अकेले उभरे हुए पेट के साथ लकड़ी का गेट धकेला। वो गेट जो उसे एक नई जिंदगी में लाया था, अब वही गेट उसे एक अथाह खाई में धकेल रहा था। पड़ोसन सुनीता ने देखा, बगल वाले से धीरे से कहा, बदनामी से कहां भाग पाएगी? मीरा ने सुना, लेकिन वो मुड़ी नहीं, क्योंकि अब बदनामी उसे और दर्द नहीं दे सकती थी, जिस तरह से उन लोगों ने, जिन्हें कभी परिवार कहा जाता था, अपने मुंह से चाकू निकालकर सीधे उसके दिल में घोंप दिया था। मीरा ने गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक कस्बे में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां कोई उसे नहीं जानता था, कोई उसे तिरस्कार भरी आवाज में नहीं बुलाता था। कमरा मुश्किल से 10 वर्ग मीटर का था। दीवारें उखड़ी हुई, छत नीची, बाथरूम साझा। लेकिन कम से यहां जांचने वाली आंखें नहीं थीं, कोई हरामजादी नहीं कहता था। उसने ओम प्रकाश के दिए हुए पैसे का इस्तेमाल किफायत से किया। मैगी खाई, सस्ता दूध खरीदा और गली के कोने में एक छोटे से भोजनालय में काम ढूंढा। मालकिन 40 से ज्यादा उम्र की एक महिला ने उसके पेट को देखा। आह भरी, लेकिन फिर भी उसे रख लिया। जब तक काम कर सकती हो, मैं तुम्हें रखूंगी, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। दिन में काम, रात में मीरा डायरी लिखती। जिन पंक्तियों का इस्तेमाल वो कभी अपने गुप्त प्रेम के बारे में लिखने के लिए करती थी, अब वे खुद को पागल होने से बचाने के लिए आत्मचर्चा बन गई थीं। वो अपने लिए, अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए और उस आदमी के लिए लिखती थी जिसने उसे चिल्लाती हुई भीड़ के बीच छोड़ दिया था। बेटा, मुझे नहीं पता कि मैं अपराधी हूं या पीड़ित, लेकिन अगर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है तो भी मेरे पास तुम हो। बच्चा बड़ा हो रहा था। मीरा की पीठ में दर्द होता, पैर सूज जाते, उल्टियां अभी भी बंद नहीं हुई थीं। एक दिन मेज पर नूडल्स का कटोरा रखते हुए उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। मालकिन ने उसे उठाया, डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, लेकिन मीरा ने सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, बस थोड़ी थकान है। सच तो ये था कि उसके पास बीमा नहीं था, कोई निवास प्रमाण पत्र नहीं था। वह अस्पताल जाने से डरती थी। उसे डर था कि कोई उसे पहचान लेगा। वह एक परछाई की तरह जी रही थी, भीड़ भरे शहर के बीच बह रही थी, लेकिन पूरी तरह से अदृश्य थी। एक शाम कमरे में वापस जाते समय उसके पेट में तेज दर्द हुआ। पेट सख्त हो गया। वह हर कदम मुश्किल से उठा रही थी, पेट पकड़कर, लेकिन चीखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सड़क पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये शहर था और क्योंकि हर कोई सोचता था कि वो बस एक आवारा है। वो कमरे तक पहुंचकर फर्श पर गिर पड़ी, हाथ पेट पर, आंखें आंसुओं से धुंधली। बेटा, मुझे मत छोड़ना। बगल का पड़ोसी, एक अकेला रहने वाला बूढ़ा आदमी, ने आवाज सुनी और दरवाजा तोड़कर अंदर आया। उसने एम्बुलेंस बुलाई। मीरा को पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया और बेहोश होने से पहले बस डॉक्टर का एक वाक्य सुन पाई, गंभीर गर्भपात का खतरा, अगर नहीं बचा पाए तो मां और बच्चा दोनों को खो देंगे। मीरा 7 घंटे बाद होश में आई, ड्रिप वाले कमरे में।
डॉक्टर ने कहा कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे पूरी तरह से आराम करने और भारी काम से बचने की जरूरत है। मीरा ने खर्च के बारे में नहीं पूछा। वो जानती थी कि कल उसके पास कुछ नहीं बचेगा, न पैसा, न काम, न रहने की जगह। लेकिन जब नर्स दलिया लेकर आई तो उसने अपने बगल में ओम प्रकाश को देखा। वो वहां बैठे थे, आंखें धसी हुई, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े पुराने, हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन नजरें एक पिता की थीं, अब उस पुराने आदमी की नहीं। कोई जुनून नहीं, कोई वासना नहीं, बस अपराध बोध और प्यार। मीरा रो पड़ी। पिताजी, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी जीभ से एक सफेद रंग की बच्ची की जुलाबें निकाली और उसके हाथ में रख दीं। तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा, बस मेरे पोते को बचा लो। अस्पताल से छुट्टी मिलने के 3 दिन बाद मीरा अभी भी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। ओम प्रकाश ने अस्पताल के पास एक छोटा कमरा किराए पर लिया ताकि उसकी देखभाल कर सकें। उन्होंने दलिया पकाया, दूध बनाया, कपड़े धोए, मीरा को एक बूढ़े पिता की तरह नहलाया जो अपनी बेटी की देखभाल कर रहा हो, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना एक बार भी नजरें मिलाए। उनके बीच की खामोशी अब छिपाव नहीं थी, बल्कि एकमात्र चीज थी जो उन्हें और टूटने से बचा रही थी। मीरा ने एक बार एक छोटी सी बारिश की शाम को पूछा, पिताजी, क्या आप इस बच्चे को रखना चाहते हैं? उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं इंसानियत को बचाना चाहता हूं। उसने सिर हिलाया। अब हर जवाब बहुत देर हो चुका था, लेकिन कम से कम वो अब अकेली नहीं थी। रोहन 1 हफ्ते तक संपर्क तोड़ने के बाद गांव वापस आया। वो अब नाराज नहीं था, न चीख रहा था। वो चुपचाप एक वकील से मिला और 2 मामलों पर सलाह ली। क्या जन्म के बाद बच्चे की एकल कस्टडी की मांग की जा सकती है? क्या ओम प्रकाश पर परिवार में अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है? जवाब था हाँ, लेकिन बहुत जटिल, क्योंकि मीरा एक वयस्क थी और इसमें उसकी सहमति थी। और कानून में 2 वयस्कों के बीच सहमति, भले ही वे ससुर बहू हों, अगर जबरदस्ती का कोई सबूत न हो तो सजा देना आसान नहीं है। रोहन निराश था, लेकिन उसने फिर भी जाने का फैसला किया। उसे मीरा से मिलना था, सामना करना था। नफरत छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए। जब रोहन किराए के मकान के सामने गाड़ी से उतरा तो शाम होने वाली थी। उसने कुछ लोगों से पूछा, कोई नहीं जानता था। जब उसने फोन पर मीरा की तस्वीर दिखाई तो एक नूडल बेचने वाली ने सिर हिलाया। वो लड़की आखिरी लाइन के कमरा नंबर 4 में रहती है, लेकिन आजकल एक बूढ़ा आदमी उसके साथ रहता है, पता नहीं उसका क्या लगता है। रोहन दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बंद था, न टीवी की आवाज, न किसी इंसान की। उसने खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। फिर से खटखटाया, अभी भी खामोशी। वो मुड़ने ही वाला था कि दरवाजा थोड़ा सा खुला। मीरा वहां खड़ी थी, दुबली, पेट साफ दिख रहा था। उसके पीछे ओम प्रकाश कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में पानी का गिलास। रोहन और मीरा ने एक दूसरे को देखा। तीनों एक बार फिर एक ही फ्रेम में थे, लेकिन अब ये परिवार नहीं था। बस 3 टूटे हुए टुकड़े थे जो कभी एक ऐसी दरार से जुड़े थे जो कभी नहीं भर सकती थी। तुम क्या चाहते हो? मीरा ने पूछा। आवाज सूखी थी। रोहन ने अपनी जेब से एक कागज निकाला। मैं तुम पर या उन पर मुकदमा नहीं करूंगा, लेकिन बच्चे को मैं पालूंगा। मीरा सन रह गई। तुम उसे मुझसे अलग करना चाहते हो? रोहन ने सिर हिलाया। तुम मुझे पालने वो, समझो कर्ज चुक गया। ओम प्रकाश जोर से खांसे और उठे। रोहन, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रोहन मुड़ा। अब आपका कोई अधिकार नहीं है। पूरी जिंदगी आपने मुझे इंसान बनना सिखाया, और फिर आप ही पहले व्यक्ति थे जिसने नैतिकता को कुचवा। ओम प्रकाश ने सिर झुका लिया, न बहस की न सफाई दी। मीरा ने पेट पकड़कर पीछे हटी। तुम चले जाओ, मैं कुछ भी साइन नहीं करूंगी। रोहन ने आंखें सिकोड़ी। तो अदालत फैसला करेगी। वो मुड़कर चला गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, बिना किसी शोर के, लेकिन पत्थर की तरह भारी। मीरा जमीन पर बैठ गई, सांस फूल रही थी। पेट में बच्चा धीरे से लात मार रहा था। उसने पेट पर हाथ रखा।
कांप रही थी। क्या यह जीवन एक परिवार के साथ पैदा होगा या एक सजा के साथ? रोहन से मुलाकात के 2 हफ्ते बाद मीरा को अदालत से एक लिफाफा मिला। अंदर जन्म के बाद बच्चे की कस्टडी पर पहली सुनवाई के लिए समन था। वादी रोहन था, प्रतिवादी मीरा। उसने कागज पकड़ा। हाथ इतने कांप रहे थे कि वो दूसरी बार पढ़ नहीं पाई। बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी और उसकी किस्मत को तराजू पर तौला जाने वाला था। मेरे पास कोई वकील नहीं है, मीरा ने फुसफुसाया। ओम प्रकाश ने सुनकर आधे दिन तक चुप रहे। शाम को उन्होंने एक दवा की दुकान से एक पेन खरीदा और घर आकर एक आवेदन लिखा। अगले दिन वो खुद स्थानीय वरिष्ठ नागरिक संघ के मुफ्त कानूनी सहायता कार्यालय गए। उन्होंने आवेदन छोड़ दिया। मैं ओम प्रकाश इस बच्चे का कारण हूं। मैं कानून के समक्ष पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अपनी सारी संपत्ति स्वेच्छा से सौंपता हूं और किसी भी आपराधिक सजा को स्वीकार करता हूं अगर कोई हो। तो बस अदालत से अनुरोध है कि बच्चे को उसकी मां से अलग न किया जाए। युवा वकील ने उन्हें अविश्वास से देखा। आप अनाचार का अपराध स्वीकार कर रहे हैं? ओम प्रकाश ने सिर हिलाया। मैं बूढ़ा हो गया हूं। अगर एक जीवन में अपराध स्वीकार करने की हिम्मत न हो तो 80 साल तक जीना भी बस एक चलती फिरती लाश है। वकील ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि अगर ये फाइल आगे बढ़ी तो आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है? उन्होंने मुस्कुराया। मुझे और ज्यादा जीने की जरूरत नहीं है। मुझे कम से कम एक बार सही तरीके से जीने की जरूरत है। मीरा को पता चला जब वो लाल आंखों के साथ घर लौटे। उसने मेज पर रखे आवेदन को पढ़ा और कुर्सी पर गिर पड़ी। आप पागल हो गए हैं? वो बोली। उन्होंने सिर हिलाया। मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहता हूं, माफी पाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपना बच्चा मिल सके। वो बहुत देर तक चुप बैठी रही। जब रात हुई तो उसने अचानक उन्हें गले लगा लिया। इतने महीनों की खामोशी, पीड़ा और निराशा के बाद ये पहला आलिंगन था। आपको मुझे इस तरह बचाने की जरूरत नहीं है, उसने सिसकियों के बीच कहा। बस मुझे फिर से अकेला मत छोड़ना। 1 हफ्ते बाद मीरा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उम्मीद से 2 हफ्ते पहले। दर्द तेजी से आया। भारी बारिश हो रही थी। एम्बुलेंस देर से आई। उसे निम्न रक्तचाप, प्री एक्लेम्सिया के खतरे की स्थिति में प्रसव कक्ष में ले जाया गया। डॉक्टर ने सीधे कहा, ऑपरेशन करना होगा, इंतजार नहीं कर सकते, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करो। मीरा बेहोश हो रही थी, हाथ पेट पर। बेटा मुझे मत छोड़ना। गलियारे में ओम प्रकाश ने हस्ताक्षर किए। फिर वो वहीं बैठ गए, सिर झुकाए जैसे प्रार्थना कर रहे हों। हालांकि उन्होंने जीवन भर किसी विश्वास पर भरोसा नहीं किया था। उन्होंने बस मन ही मन एक वाक्य कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो मुझे गलत व्यक्ति से प्यार मत करने देना। फिर एक बार। ऑपरेशन 2 घंटे तक चला। मीरा थक चुकी थी, लेकिन बच्चा रोया था। एक छोटी सी रोने की आवाज जो धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे अपराधों से भरी दुनिया में एकमात्र बचाने वाली आवाज हो। एक स्वस्थ बच्चा। मीरा को बाहर लाया गया। आंखें धीरे धीरे खुली, होंठ हिले। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स बच्चे को पास लाई, उसे उसकी छाती पर रख दिया। पहली बार मीरा मुस्कुराई। दर्द खत्म होने के कारण नहीं, माफ किए जाने के कारण नहीं, बल्कि जीवन में पहली बार उसे एक निर्दोष प्राणी को गले लगाने का मौका मिला था। अपराध से जन्मा सुनवाई एक शुरुआती पतझड़ की सुबह हुई। मौसम ठंडा था। अदालत का कमरा छोटा पुराना था, लेकिन माहौल एक तनी हुई रस्सी की तरह था। इंतजार की बेंच पर रोहन अकेला बैठा था, ग्रे सूट पहने, हाथ में वकीलों द्वारा तैयार की गई फाइल। उसकी आंखें तीखी थीं। मीरा उसके बाद अपनी छोटी बेटी को लेकर आई, धीरे धीरे चल रही थी, हल्के रंग के सलवार कमीज में। जन्म के बाद उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसके बगल में ओम प्रकाश थे, सफेद कमीज पहने जो पीली पड़ गई थी, सिर थोड़ा झुका हुआ, कदम इतने धीमे जैसे वो फांसी के तख्ते पर जा रहे हों। न्यायाधीश ने सुनवाई शुरू की। कारण बताया, विवाह के बाहर बच्चे की कस्टडी का विवाद। वादी रोहन, प्रतिवादी मीरा।
रोहन के वकील ने पहले अपनी दलीलें पेश कीं। तर्क बहुत स्पष्ट थे। मीरा को प्रसवोत्तर अवसाद का इतिहास था। गर्भावस्था के दौरान मानसिक रूप से अस्थिर थी। वर्तमान परिस्थितियां बच्चे के पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक असामान्य रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा मां के साथ रहने पर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हो सकता है। दर्शक फुसफुसाने लगे। मीरा की ओर से वकील खड़ा हुआ, एक युवा व्यक्ति, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। माननीय न्यायाधीश, मीरा की परिस्थितियां चाहे कितनी भी विशेष क्यों न हो, उनसे मां होने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। किसी को भी एक मां से उसका बच्चा सिर्फ उसके अतीत के कारण छीनने का अधिकार नहीं है। अगर कोई अपराध था तो ओम प्रकाश ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली है। और मीरा, वो बस एक अकेली महिला थी जिसे 1 साल तक एक ठंडे घर में छोड़ दिया गया था। अदालत ने पक्षों से जिरह करने को कहा। रोहन खड़ा हुआ। वो मां बनने के लायक नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं उसका पिता नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसे एक सामान्य परिवार दे सकता हूं। बिना किसी कलंकित अतीत के मैं उसे गोद लेना चाहता हूं। मीरा ने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। तुम उसे मुझसे छीनकर अपने दिल से एक दाग मिटाना चाहते हो, तो मेरा क्या? मैंने उसे 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उसे बचाने के लिए मरना चाहा। उस दाग में तुम्हारी भी हिस्सेदारी है, तुम्हारी अनुपस्थिति से, तुम्हारी उदासीनता से। पूरा कमरा शांत हो गया। उस समय ओम प्रकाश ने खड़े होने की अनुमति मांगी। उनकी आवाज खड़खड़ा रही थी। सबसे बड़ी गलती मेरी है, मैं माफी नहीं मांगता, लेकिन मैं अदालत से अनुरोध करता हूं, उस बच्ची की आखिरी चीज मत छीनिए। वो बच्चा मीरा की आत्मा का एक हिस्सा है। कोई और उसे नहीं पाल सकता। न्यायाधीश ने फैसले के लिए 15 मिनट का ब्रेक मांगा। मीरा गलियारे में निकली, एक बेंच पर बैठ गई। बेटी उसकी गोद में सो रही थी। रोहन कुछ दूर खड़ा था, उसे बहुत देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ टूट गया था। अब गुस्सा नहीं, बस एक खाई जैसा गहरा अफसोस था। जब न्यायाधीश ने फैसला सुनाया तो पूरे कमरे ने सांस रोक ली। अदालत ने बच्चे की पूरी कस्टडी और देखभाल मीरा को सौंपने की घोषणा की। रोहन को बिना किसी प्रतिबंध के मिलने का अधिकार है। प्रतिवादी से मां का अधिकार छीनने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। मीरा बच्चे को गले लगाकर बिना आवाज के रोई, बस ऐसे कांप रही थी जैसे किसी ने अपने टूटे हुए दिल का आखिरी टुकड़ा बचा लिया हो। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वो अदालत के कमरे से बाहर निकल गया, हाथ ढीले। फाइल ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर गई। ओम प्रकाश पीछे की बेंच पर बैठ गए, एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे खुद को एक बार मरने की इजाजत दे रहे हों ताकि बाकी लोग जी सकें। सुनवाई के 3 महीने बाद मीला कस्बे, पुराने गांव और जनता की तीखी जुबानों से दूर एक बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहने चली गई। वो घर ओम प्रकाश ने अपनी आखिरी बची संपत्ति को चुपचाप बेचकर खरीदा था, जो मीरा के नाम पर था। उस दिन के बाद वो साथ नहीं रहे। उन्होंने बस एक पत्र भेजा, एक परिचित के जरिए, साथ में एक पुराना लकड़ी का बक्सा। पत्र हाथ से लिखा था। अक्षर कांप रहे थे लेकिन स्पष्ट थे। मैं जा रहा हूं, लेकिन भागने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी जिंदगी जियो जिसमें तुम्हें पीछे मुड़कर न देखना पड़े। बक्से में पुराने व्याख्यान, कुछ कविताएं थीं जो मैंने कभी लिखी थीं। अगर तुम्हें कुछ रखने लायक लगे तो रख लेना। और अगर भूलना चाहो तो जला सकती हो। बेटी, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो माफ कर देना, लेकिन खुद को माफ करना मत भूलना। एक जीवन में अगर एक बार भी प्यार किया हो, भले ही गलत हो, उन हजारों लोगों से बेहतर जिया है जो बिना किसी भावना के जीवन से गुजर गए। तुम्हारा पिता, ओम प्रकाश। मीरा ने रात में पत्र पढ़ा। बाहर हवा सफेदे के पेड़ों से गुजर रही थी। वो रोई नहीं, बस पत्र को अपनी छाती से लगा लिया, आंखें बंद कर लीं। उसकी गोद में बच्चा शांति से सो रहा था, सांसें नियमित, एक नए जीवन के अंकुर की तरह हल्की, जो अभी अभी जीवन में जड़ें जमा रहा था। अगली सुबह मीरा ने अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर पालिका का रुख किया। पिता का नाम खाली, बेटी का नाम अंजलि। उसने कई रातों की सोच के बाद ये नाम चुना था, क्योंकि सारी कड़वाहट, नफरत, गलतियों के बाद
एकमात्र चीज जो वो चाहती थी कि उसकी बेटी अपने साथ ले जाए वो थी शांति। रोहन वापस नहीं आया। उसने अपनी बेटी के लिए पहला जन्मदिन का तोहफा भेजा, एक ऊनी गुड़िया जो उसने खुद बुनी थी। कोई पत्र नहीं, कोई संदेश नहीं, बस एक पोस्ट कार्ड जिस पर एक ही वाक्य छपा था, पिता हमेशा तुम्हारे पास कहीं रहेंगे, भले ही माँ अब पिता का नाम ना ले। मीरा ने पढ़ा और उसे रख दिया। उसे नफरत नहीं थी, न गुस्सा। वो इन सब चीजों से गुजर चुकी थी, और एक दिन जब उसकी बेटी बड़ी होगी तो वो उसे बिना किसी झिझक, बिना किसी बहाने के बताएगी कि तुम एक सुखी विवाह से पैदा नहीं हुई हो, लेकिन तुम्हें खून और आंसुओं से बचाया गया है, कि तुम्हारे नाना एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गलती की थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के बचे हुए हर हिस्से से उसे सुधारने की कोशिश भी की थी। और माँ बस एक ऐसी औरत थी जो रास्ता भटक गई थी, लेकिन उसने अपने ही हाथों से अंधेरे से बाहर कदम रखा था। 1 साल बाद ओम प्रकाश की कब्र पर मीरा अपनी बेटी को लेकर आई और सफेद गुलदाउदी का एक गुलदस्ता रखा। वो बहुत देर तक बैठी रही, अपनी बेटी को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानियां सुना रही थी जिसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन बहुत सच्चा प्यार भी किया था। हवा खेतों से गुजरी, आसमान साफ नीला था, और मीरा के दिल में पहली बार अपराध बोध नहीं, सिर्फ जीवन था। मीरा, ओम प्रकाश और रोहन की कहानी सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं है, बल्कि ये बाहर की कई जिंदगियों का प्रतिबिंब है, जहां प्यार, अपराध और नैतिकता नामक चीज के बीच की रेखा हमेशा एक धागे की तरह नाजुक होती है। लोग गलत व्यक्ति से गलत समय पर प्यार कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें सामना करने और सुधारने की हिम्मत हो तो अतीत चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, वो भविष्य को हमेशा के लिए नहीं बांध सकता। इस कहानी में कोई भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से आगे जीने के लायक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बच्चा अपराध ढोने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि बड़ों को ये याद दिलाने के लिए है कि जीवन का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो। अगर प्यार सच्चा हो तो वो समाज के सबसे कठोर फैसलों को भी पार कर सकता है, और माफी कभी कभी दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद को हल्का करने के लिए होती है, क्योंकि अंत में हम में से हर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी न कभी गलती की है। आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है? आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट में बताएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे और बाकी सभी के साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानी सुनने का इंतजार रहेगा।